गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इंडिया 36 के दो क्वेश्चंस बाकी है। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था क्वेश्चन 19 और 20 कंप्लीट करेंगे। बस ये दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और ये दोनों क्वेश्चन बोथ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन वो लास्ट कॉन्सेप्ट जो था, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। बोथ कॉन्सेप्ट्स बोथ आर बेस्ड ऑन द लास्ट कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। क्वेश्चन 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 और दोनों मॉड्यूल के क्वेश्चंस है। दोनों के दोनों क्वेश्चंस मॉड्यूल के क्वेश्चंस है। नाउ लिसन, मैंने तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट में क्या करवाया था, एक रिकैप दे देता हूँ। लास्ट लेक्चर में डिटेल में ये कॉन्सेप्ट हुआ था, कम से कम 2 से 2.5 घंटा, लगभग 2.5 hours वी हैव टेकन टू कवर दिस कॉन्सेप्ट। और जो मैंने करवाया था वो सब लिखवा के दे दिया तुम लोगों को, ताकि जस्ट बाय रीडिंग इटसेल्फ यू विल बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। मैंने पहले ये बैलेंस शीट बनाई थी, सेपरेट बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड, सेपरेट बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड, और सब्सिडरी कंपनी के सारे एसेट्स डेबिट कर दिए, सारे लाइबिलिटीज क्रेडिट कर दी, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स खरीदने के लिए जो पेमेंट किया था वो कैश बैंक क्रेडिट कर दिया, और जो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज है उसका 40% अपना नहीं है, अपना 60% है। उसका 40% जिनका था उनको क्रेडिट कर दिया, और डेबिट शॉर्ट आ गया, दैट्स गुडविल। अगर क्रेडिट शॉर्ट आता तो कैपिटल रिजर्व्स। और ये सब्सिडरी कंपनी की जो एंट्री बनाई है, ये एंट्री को मैंने होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट के साथ मर्ज कर दिया। जैसे ये एंट्री और होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट मर्ज हुई, हमको मिल गया CFS। दिस इज वी गॉट CFS एंड द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज CFS। जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो CFS है। और CFS में हमने क्या देखा था कि जो इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स यहाँ पे दिख रहा है ना, 40,000 का, ये जो इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स है, CFS में वही इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स दिख रहा है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बट इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज प्लस गुडविल। क्योंकि सब्सिडरी कंपनी के सारे एसेट्स है 1 लाख के, सारी लाइबिलिटीज है 40,000 की, तो सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स हुए 60,000 के, जिसमें से 40% अपना नहीं है, लेकिन 60% अपना है। 36,000 प्लस 4,000 का गुडविल ऐड करोगे ना तो 40,000 मिल जाता है। तो वही इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, वही सेम इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो होल्डिंग कंपनी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स दिख रहा था, वही CFS में 40,000 दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ नेट एसेट्स प्लस गुडविल। नेट एसेट्स प्लस गुडविल। सो देख लो, नेट एसेट्स प्लस गुडविल जो है ना, तो जो नेट एसेट्स है ना उसमें इंपेयरमेंट आ सकता है। इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन नेट एसेट्स में तो हमारे टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स है, और मैंने लिखवा के दे दिया यहाँ पे। इफ दिस नेट एसेट इज रिड्यूस्ड ऑफ 36,000 is reduced and its recoverable amount is 25,000, 36 के जगह पे 25,000, then there will be an impairment loss और India's 36 अप्लाई होगा। और मैंने नीचे उसका कैलकुलेशन भी तुम लोगों को दिया हुआ है। और इतना ही नहीं, मैंने तुमको एक चीज और बताई है कि ये 4,000 का गुडविल किसका, ये 4,000 का जो गुडविल है ये होल्डिंग कंपनी का, क्योंकि होल्डिंग कंपनी की दोनों बैलेंस शीट मेरे पास है। ये होल्डिंग कंपनी ने 36,000 का शेयर कैपिटल 40,000 रुपये देके खरीदा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की मेरे पास बैलेंस शीट नहीं है। आई डोंट हैव बैलेंस शीट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट
अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट की सेपरेट बैलेंस शीट मालूम हो उन्होंने कितने में खरीदा है तो फुल गुडविल में निकाल सकता हूँ। अदरवाइज दिस इज गुडविल ऑफ होल्डिंग कंपनी। ये गुडविल होल्डिंग कंपनी का है और मैंने एंट्री भी पास करवा के दी है। जब ये इम्पेयरमेंट लॉस आता है तो देख लो, नेट एसेट्स 36,000 प्लस गुडविल ऐड कर दिया, सो दिस इज नेट एसेट्स विद गुडविल। नेट एसेट्स विद गुडविल and recoverable amount is 25,000, so there is impairment loss of 15,000। ऊपर से देख लो, पहले गुडविल का इम्पेयरमेंट बुक होगा और फिर अदर एसेट्स का। अच्छा, गुडविल तो होल्डिंग कंपनी का है तो इसका पूरा का पूरा इम्पेयरमेंट होल्डिंग कंपनी बेयर करेगा। पहली एंट्री आ गई, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू गुडविल 4,000, टू अदर एसेट्स 11,000, ये पहली एंट्री। लेकिन जब हम दूसरी एंट्री पास करते हैं तो कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट डेबिट, ये होल्डिंग कंपनी के लिए, होल्डिंग कंपनी अपना लॉस बुक करा इम्पेयरमेंट का, जिसमें ये जो 11,000 का अदर एसेट्स है ये तो दोनों का, होल्डिंग और माइनॉरिटी का, लेकिन ये गुडविल जो है ना ये पूरा होल्डिंग का। तो तुम देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है 11,000 का 60% प्लस पूरा गुडविल, पूरा 4,000 का गुडविल लिखा है इधर, पूरा 4,000 का गुडविल लिखा है इधर। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ने, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ने खाली 11,000 का 40% लिखा है। सो दिस इज हाउ द एंट्रीज आर पास्ड। लेकिन अगर मेरे को परचेज प्राइस कितने में परचेज किया है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने, अगर ये भी मालूम हो ना तो मैं फुल गुडविल निकाल सकता हूँ। यहाँ पे तो मैंने दिया हुआ है, क्वेश्चन अराइजेस गुडविल बिलोंग्स टू होम। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये गुडविल है किसका, तो मैंने बता दिया ये गुडविल है होल्डिंग कंपनी का। सो हियर गुडविल बिलोंग्स टू होल्डिंग कंपनी ओनली because we know our separate financial statement, and in that cost of our purchase of investment is 40,000 for shares of 36,000। और ये जो माइनॉरिटी और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलते हैं ना, ये तो स्कैटर्ड शेयर होल्डर्स है और उनकी बैलेंस शीट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो हम उनका परचेज कॉस्ट कैसे फाइंड करें। और बिकॉज वी डोंट हैव एक्सेस टू देयर बैलेंस शीट, इतने सारे शेयर होल्डर्स की बैलेंस शीट हमको कैसे मिलेगी। सो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट परचेज कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वी ऑलवेज एज्यूम दैट दे हैव परचेज शेयर्स इन सब्सिडियरी एट पार, एट पार जितने का है उतने में। सो फाइनली जो गुडविल है ना, जो गुडविल है दैट बिलोंग्स टू होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो तुमको परचेज प्राइस दे, जैसे एच लिमिटेड ने 60,000 का 60%, एच लिमिटेड ने 60,000 का 60%, अरे एच लिमिटेड ने 60,000 का 60% दैट इज 36,000 के शेयर्स 40,000 में खरीदे। अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की भी हमको इन्फॉर्मेशन दे दे कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ने भी 60,000 का 40%, 24,000 का शेयर्स 30,000 में खरीदा है, सो दोनों ने ही एक्स्ट्रा पैसा दिया है, तो फिर इसको बोलते हैं हम लोग फुल गुडविल, इसको बोलते हैं फुल गुडविल। और ये केस में इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कुछ ऐसा होगा, पूरा कंप्लीट जो इम्पेयरमेंट लॉस है ना, कंप्लीट इम्पेयरमेंट लॉस, याद है पहले वाले एग्जांपल में 15,000 का आया था, ये पूरा इम्पेयरमेंट लॉस दोनों अपने शेयर होल्डिंग के रेशियो में बेयर करेंगे। शेयर ऐसा नहीं मेरा गुडविल में और बाकी एसेट्स में 60-40 नहीं, टोटल कंप्लीट जो इम्पेयरमेंट लॉस है इंक्लूडिंग गुडविल वो अपने शेयर होल्डिंग के रेशियो में बाइफरकेट करेंगे। मेरा गुडविल मेरा, तुम्हारा गुडविल तुम्हारा, बाकी एसेट्स में 60-40 नहीं, फुल गुडविल के कॉन्सेप्ट में जो भी टोटल इम्पेयरमेंट लॉस होगा उसका 60-40 होगा, ये इंडिया 36 बोलता है। लेकिन अगर हमको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का परचेज प्राइस नहीं मालूम है तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा जो कंप्लीट गुडविल है वो होल्डिंग कंपनी का है, और फिर माइनॉरिटी दैट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट विल नॉट बेयर दैट गुडविल। ये मैंने तुमको समझा दिया था, और एक साथ में एक पॉइंट और समझाया था। फिर वन मोर पॉइंट दैट वाज
मेरा डिस्कशन इस ये तो है ही नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था, दिस वाज माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो मैंने समझा दिया, लेकिन मेरे को और एक चीज समझानी थी इसके बारे में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी में ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, ये हम शो करते हैं कॉस्ट पे। और जब प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलता है तो एंट्री पास करनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, ये एंट्री पास करनी चाहिए। लेकिन क्या है, इंडियाज 110 में प्री और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वो बोलते हैं प्री हो या पोस्ट डिविडेंड मिला तो बैंक टू डिविडेंड बोलना चाहिए, और वो डिविडेंड को पीएनएल में क्रेडिट कर देना चाहिए। इंटर में कैसे हम लोग करते थे कि अगर गलती से पीएनएल क्रेडिट हो गया तो पीएनएल को डेबिट करो और इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट करो। एक खास एडजस्टमेंट था सीए इंटर में तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड का, पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बोलते हैं डिविडेंड होता है, प्री हो या पोस्ट, बैंक टू डिविडेंड, दैट इज बैंक टू पीएनएल। फिर उसके बाद में वो लोग वही करते जो इंटर में करते थे। उसके बाद में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स आर ओवर स्टेटेड, इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस करेंगे, और जो पीएनएल क्रेडिट किया था उसको पीएनएल को डेबिट करते हैं, और जितना प्री एक्विजिशन डिविडेंड लिया था ना उतने इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस कर देते हैं। बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स आर शोन एट ओवर स्टेटेड वैल्यू। तो एक पॉइंट इस पे भी दिया हुआ है, एक पॉइंट मैंने इस पे भी दिया हुआ है, तुमको लिखवा के दिया है। इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ S Limited, in separate financial statement of H Limited, investments in shares will be shown at cost. Pre-acquisition dividend should be credited to investments, but as per India's 110, it is first credited to P&L, and after that investments will be reduced by showing an impairment loss. So that way separate financial statement में भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड जब मिलता है ना, तब हम लोग बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स भी रिड्यूस होंगे। एक्चुअली स्पीकिंग मैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इतने झमेले नहीं करता हूँ। जब प्री एक्विजिशन डिविडेंड आता है तो मैं वही पुराना वाला ही ट्रीटमेंट दे देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही कर रहे हो लोग। सो ये अपना कंप्लीट डिस्कशन था जो लास्ट लेक्चर में हुआ था, और मैंने तुमको स्टेप्स टू सॉल्व एवरीथिंग आई हैव गिवन, और हमने क्लास में 2 एग्जांपल्स कर लिए थे। वी हैव डन 2 एग्जांपल्स। सो देख लो, मैंने कंप्लीट रिकैप दे दिया है तुम लोगों को। नाउ वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 और उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, ये 2 प्रॉब्लम हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। अरे असित शेट्टी, पहले के लेक्चर्स कंप्लीट किए क्या तूने? यू हैव जॉइंड टुडेस क्लास, बट हैव यू कंप्लीटेड ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स? और एक चीज ध्यान में रखना, एक बार रिकॉर्डेड पे चले गए फिर से लाइव में आना मुश्किल होता है। और लाइव क्लास में क्या है ना, मेरे स्पीड में सिलेबस हो जाता है, रिकॉर्डेड में पॉसिबल नहीं होता वो चीज। क्वेश्चन नंबर 19, parent acquires an 80% ownership interest in subsidiary for 2100 on 1st April 2000x1। क्या बोला हुआ है? पेरेंट कंपनी मीन्स द होल्डिंग कंपनी 80% शेयर्स एक्वायर किया है सब्सिडरी कंपनी में फॉर 2100। 2100 इज देयर परचेज कॉस्ट। 2100 परचेज कॉस्ट है। हम लोग मालूम है होल्डिंग सब्सिडरी के केस में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुडविल करते हैं।
सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुडविल करते हैं, और वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुडविल में नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी वो परचेज कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। जरा एक ये स्टेटमेंट फटाफट पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आगे प्रॉब्लम रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ऑल ऑफ यू कॉपी दिस स्टेटमेंट, तो ताकि मैं रीड करते करते साथ में लिखाते जाऊंगा। कंप्लीट हो जाए तो बोल दो मेरे को। चलो, विल कंटिन्यू। ये कौन इतना स्लो करता है हमेशा? श्रीनिवास, ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड। यस, थोड़ा स्पीड में करने का श्रीनिवास। यस, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। सो 80% शेयर्स परचेज किया हुआ है 1 अप्रैल 2000 को, और 2100 रुपीज देके खरीदा है। तो 50 आगे 2100 उसका परचेज कॉस्ट है। ऑन द डेट सब्सिडरी कंपनीज नेट एसेट्स इज 1500। ये लो, 1500 का 80%, 1500 का 80%, 1500 नेट एसेट्स है। इसका 80%, 80% ऑफ दिस कम्स टू 1200 आएगा। 1500 इंटू 80%, हमने 1200 का नेट एसेट्स 2100 रुपीज देके खरीदा है। सो देख लो, जो ऊपर का एक्स्ट्रा पेमेंट है वो गुडविल ही है, और फिर उसके बाद आगे और क्या दिया है। The parent chooses to measure the non-controlling interest as proportionate share of net assets of subsidiaries net assets. Proportionate share का मतलब है और एट पार, जो भी नेट एसेट्स का 20% है, जो प्राइस है वही प्राइस में। सो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 1500 का 20% है। प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स का मतलब है जितने का है उतने में, एट पार। सो 300 का नेट एसेट्स है, 300 में ही खरीदा है।
सो 1500 का नेट एसेट्स है सब्सिडरी कंपनी का, जो 2400 पे करके खरीदा है, तो 900 जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो गुडविल है, और ये गुडविल ऑफ होल्डिंग कंपनी, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे हमको कोई डाउट नहीं है, ये पूरा का पूरा गुडविल ऑफ होल्डिंग कंपनी है। दिस कंप्लीट गुडविल बिलोंग्स टू होल्डिंग कंपनी, ये पूरा होल्डिंग कंपनी का गुडविल है। सो राइट हियर गुडविल ऑफ होल्डिंग कंपनी। गुडविल ऑफ होल्डिंग कंपनी। आगे यहां तक का प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिया अपन ने। The assets of subsidiary company together are the smallest group of assets that generate cash inflows that are largely independent of cash inflows from other assets or group of assets. तो subsidiary company के assets है वो एक CGU है, because other cash generating units of parent are expected to benefit from synergies of combination. The goodwill of rupees 500 related to those synergies have been allocated to other cash generating units within the parent. टोटल 900 के गुडविल में से 500 का गुडविल है ना, दैट इज एलोकेटेड बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स सीजीयूस, वो अपने सीजीयूस को एलोकेट हो गया, सीजीयूस को एलोकेट हो गया, तो फिर उसके बाद में अपने पास जो बैलेंस गुडविल बचा वो 400 का ही बचा। सो 500 रुपए का गुडविल तो अदर सीजीयूस को एलोकेट कर दिया। एक नोट लिखेंगे हम लोग, वी विल राइट अ नोट, नीचे लिखो नोट, गुडविल ऑफ रुपीज 500 goodwill of rupees 500 is allocated goodwill of rupees 500 is allocated by holding company is allocated by holding company is allocated by holding company to its CGUs, is allocated by holding company to its CGUs, और जो 400 रुपए का गुडविल बचेगा ना, उसके लिए आगे अपना इंपेयरमेंट टेस्ट, स्टेटमेंट शोइंग इंपेयरमेंट लॉस, statement showing impairment loss, हाँ स्टेटमेंट शोइंग इम्पेयरमेंट लॉस, एंड ऑफ द ईयर, ये लो ये पार्ट भी कर दिया। ये 500 रुपए का गुडविल तो दूसरे अदर सीजीयूस को एलोकेट हो गया, तो जो सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स लाएंगे अब उसके लिए 500 रुपए का ही, 400 रुपए का ही गुडविल बचा हुआ है। ऑन 31st March पेरेंट डिटरमाइंस दैट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट्स सब्सिडरी इज 1000। सो सब्सिडरी कंपनी के जो नेट एसेट्स है उनकी रिकवरेबल अमाउंट है 1000, और कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस नेट एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल इज 1350। कैरिंग अमाउंट एंड ऑफ द ईयर में 1350 है और रिकवरेबल अमाउंट 1000 है। सो नीचे लिखेंगे, राइट डाउन बिलो दिस। एक पहले तो पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम बना लो, क्योंकि मैं 2 सॉल्यूशन देने वाला हूं, एक अपना सॉल्यूशन और एक जो आईसीआई कुछ तो भी इसमें गड़बड़ करता है उनका सॉल्यूशन, ताकि तुमको ये नहीं ये टेंशन नहीं आ जाए कि मॉड्यूल में कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है।
मेरे को मालूम है मॉड्यूल में कैसा दिया हुआ है, वो भी मैं साइड में दे दूंगा, बट यू हैव टू फॉलो माय सॉल्यूशन. लिखो कैरिंग अमाउंट, carrying amount of net asset, carrying amount of net asset of subsidiary company, carrying amount of net assets of subsidiary company on date of acquisition नहीं, on date of impairment, on date of impairment, साथ में गुडविल ऐड कर दो. Add goodwill and we will get carrying amount including goodwill. Carrying amount including goodwill. और फिर इसमें से लेस होगा रिकवरेबल अमाउंट, जो कि बन जाएगा रिवाइज कैरिंग अमाउंट. और रिकवरेबल अमाउंट से हमको मिलेगा टोटल इंपेयरमेंट लॉस, जिसमें से पहले गुडविल का इंपेयरमेंट बुक होगा और फिर अदर एसेट्स का. टोटल इंपेयरमेंट लॉस, इसमें से पहले इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, और उसके बाद आएगा इंपेयरमेंट ऑफ अदर एसेट्स. Impairment of goodwill and impairment of other assets. Yes, impairment of goodwill and impairment of other assets. मैंने दो कॉलम इसलिए बनाए, पहले आवर सॉल्यूशन डू इन एग्जाम. और दूसरे कॉलम में मैं लिखूंगा आईसीआई सॉल्यूशन. पहले अपना सॉल्यूशन और फिर उसके बाद में आईसीआई का सॉल्यूशन. सो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ इंपेयरमेंट, उन्होंने हमको देके रखा है कैरिंग अमाउंट इधर 1350, रिकवरेबल अमाउंट है 1000. कैरिंग अमाउंट इज 1350 और 500 रुपये टोटल 900 के गुडविल में से 500 का गुडविल तो दूसरे सीजीयूज को एलोकेट कर दिया, तो 400 का गुडविल ही बचा है सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स के साथ. ये हो गया 1750 इंक्लूडिंग गुडविल, और रिकवरेबल अमाउंट है 1000. 750 का इंपेयरमेंट लॉस. ये इंपेयरमेंट लॉस में से, ये इंपेयरमेंट लॉस जो है इसमें से गुडविल का पहले इंपेयरमेंट होगा और गुडविल का पूरा इंपेयरमेंट होल्डिंग कंपनी बेयर करेगा, और जो बैलेंस बचेगा 350 ये होल्डिंग कंपनी और नेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दोनों के लिए, ये दोनों का.
ये 80:20 में डिवाइड हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा होल्डिंग कंपनी का गुडविल है। सो ये इंपेयरमेंट लॉस पूरा होल्डिंग कंपनी का। मैं इंटरेस्ट भी लिखा देता हूं, बाद में आएंगे आईसीआई के सॉल्यूशन पे। लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। 4 लाइन्स मिडिल पार्टीशन लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसके नीचे 4 लाइन्स मिडिल पार्टीशन, जिसमें फर्स्ट लाइन पर्टिकुलर्स के लिए है। जस्ट टू राइट द हेडिंग ऑफ द एंट्री। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, recording of impairment loss, recording of impairment loss, and on the other side you write treatment of impairment loss. Recording of impairment loss and treatment of impairment loss. Recording of impairment loss and treatment of impairment loss. Total impairment loss है 750 का। So we write impairment loss account debit, 750, जिसमें से 400 रुपीज इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल है, to impairment of goodwill 400, and to impairment of other assets 350. 80% of 350 comes to 280 rupees. 80% comes to 280 rupees. टू 80 और ये हो गया 70। नेक्स्ट एंट्री कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट डेबिट, जिसमें अदर एसेट्स का 280 प्लस पूरा गुडविल, क्योंकि दिस गुडविल बिलोंग्स टू होल्डिंग कंपनी 680 एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खाली अदर एसेट्स का इंपेयरमेंट बुक करेगा 70 रुपीज। 70 रुपीज टू इंपेयरमेंट लॉस। टू इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट 750। और अभी अगर बात करेंगे इसकी आईसीआई के सॉल्यूशन की, तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है? वो लोग यहाँ पे पहले 1350 लिखते हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है, सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स का कैरिंग अमाउंट। अच्छा, अब ये जो गुडविल है हमारे पास, ये गुडविल किसका है? ये गुडविल है होल्डिंग कंपनी का। तो वो होल्डिंग कंपनी का गुडविल तो लिखते ही है। साथ में ये एक और वर्किंग करते हैं कि अगर 80% के लिए, 80% शेयर्स जो होल्डिंग कंपनी के पास है, अगर उन्होंने 400 रुपए ज्यादा दिया है, तो जो 20% शेयर्स नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के पास है, उन्होंने भी ज्यादा दिया होगा। कितना ज्यादा दिया प्रोपोर्शन में निकाल लेते हैं।
400 इंटू 20 डिवाइड बाई 80। बोलते उन्होंने भी 100 रुपये ज्यादा दिया होगा, ऐसा एज्यूम करते कि उन्होंने भी 100 रुपये ज्यादा दिया होगा, 100 रुपये ज्यादा दिया रहेगा। ये वर्किंग बना ली उन्होंने कि दोनों ने ज्यादा दिया है, जबकि अपने पास प्रॉब्लम में क्लियरली खाली पेरेंट कंपनी का है कि उन्होंने कितने में खरीदा, हमको कोई सब्सिडरी कंपनी की डिटेल नहीं दे रखी है। इसके वजह से इंस्टेड ऑफ 1350 माइनस 500, अपने को 1750 आया था ना, 1350 माइनस 400 किया था, यहाँ पे आएगा 1350 माइनस नहीं सॉरी 1350 प्लस 500 इंक्लूडिंग गुडविल, तो अपने को 100 रुपये ज्यादा आएगा ये इंक्लूडिंग गुडविल। फिर रिकवरेबल अमाउंट 1000, तो इंपेयरमेंट लॉस इंस्टेड ऑफ 750 आएगा 850। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, इंपेयरमेंट ऑफ, बाद में इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल में ये 400 और 100 ये पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर देते हैं गुडविल का, और फिर वही 350 ही बचता है। तो आईसीआई इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में तुमको ये एक एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। वो बोलते हैं अगर हमने महंगे में खरीदा है तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी मार्केट से खरीद रहे हैं, तो वो उन्होंने भी महंगे में ही खरीदा होगा। थोड़ा सा क्या है ना, ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है विथ इंडिया 110, बट ठीक है, ये भी एक अप्रोच है, ये भी एक अप्रोच है। बट आगे जाके क्या है, दूसरे वेरिएशंस में थोड़ी सी तकलीफ आती है, इसलिए मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ। अल्टीमेटली योर आंसर रिमेन्स द सेम, आंसर में कोई फर्क नहीं आता है। सो यू विल फॉलो माई सोल्यूशन, अवर सोल्यूशन, व्हाट आई हैव डन, प्लीज फॉलो दिस। कोई नहीं मार्क्स कटेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, ये थोड़ा कुछ ज्यादा सोच लिया उन्होंने। ये एक अजम्पशन ही तो है कि हमने अगर एक्स्ट्रा पैसा देके खरीदा है, अरे हमको तो कंट्रोल चाहिए था, तो बाकी लोगों ने भी दिया होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये एक अजम्पशन है। सो हम लोग नहीं अजम्पशन मानते, तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो प्रॉपरली फॉलो करना। सो जो आईसीआई के सॉल्यूशन में वो मैंने साइड में लिखवा दिया है। होप सो यू ऑल हैव रिटन दिस। बस दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। इससे अपना क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20 will be the last question for this topic from my side. उसके बाद में जो सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस है, कोई आईसीआई के मॉड्यूल के लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस है, वो सब तुमको करने हैं। दैट आई विल गिव इन रिकॉर्डेड फॉर्म। एक्चुअली तुमको ही करने होते हैं, यू ऑल डोंट डू। और फिर वो खुद से तो करते नहीं है, लास्ट में ब्लेम गेम चालू हो जाता है कि ये नहीं करा है, वो नहीं करा है। इसलिए मैंने सब चीज करा दिया। क्लास वर्क सेक्शन में मैं सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेता हूँ, और उसके बाद में जो तुमको क्वेश्चंस करने हैं वो भी मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 20। लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉड्यूल का आई थिंक टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है, जहां तक मेरे को याद आता है ये मॉड्यूल का टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुडविल वाले स्टेटमेंट बना लो ना। वो जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुडविल का स्टेटमेंट था ना, ये बना लो, फिर मैं रीड करना चालू करता हूं। Identification of goodwill on the date of acquisition.
कंप्लीट करो, नोटिफाई करते जाओ। मैं इतना फास्ट लिखने का, फिर बाद में हैंडराइटिंग मत बिगाड़ देना। बुक चेक करूंगा मैं, याद रखना। जन्म स्टार्टिंग के लेक्चर्स करते रहो, फटाफट करते रहो। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? श्रीनिवास फटाफट, कछुआ छाप नहीं। वी आर वेटिंग, श्रीनिवास। अच्छा, इस बार पहले ही बोल दिया, इधर बोल दिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सन लिमिटेड इज एन एंटिटी विथ वेरियस सब्सिडरीज। सन लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, इसके बाद बहुत सारी सब्सिडरीज है। The entity closes its books of accounts at every year end on 31st March. So हर साल ईयर एंड पे 31st मार्च पे बुक्स क्लोज करते हैं। On 1st July 2001, Sun Limited acquired 80% interest in Pluto Limited. So this Sun Limited, इसने एक कंपनी में 80% शेयर्स खरीद लिया, and the details of acquisitions were as follows. Sun Limited acquired 8 lakh shares in Pluto Limited by issuing 2 equity shares for every 5 acquired. टोटल 8 लाख शेयर्स एक्वायर किया 80% शेयर होल्डिंग के लिए। बच्चों 80% शेयर होल्डिंग के लिए उसने टोटल 8 लाख शेयर्स एक्वायर किए प्लूटो लिमिटेड के। तो इन शॉर्ट प्लूटो लिमिटेड के पास अगर 80% के 8 लाख है तो बैलेंस 20% के 2 लाख शेयर्स और होंगे। तो प्लूटो लिमिटेड के टोटल शेयर कैपिटल में 10 लाख शेयर्स है। टोटल जो प्लूटो लिमिटेड का शेयर्स है, शेयर कैपिटल है, वो 10 लाख शेयर्स का है, वो 10 लाख शेयर्स का। और ये जो 2 लाख शेयर्स है ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के पास है। दिस 2 लाख शेयर्स इज विथ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के पास 2 लाख शेयर्स है। हाँ, 80% शेयर्स, 8 लाख शेयर्स परचेज किया। और कैसे परचेज किया है, उसका पेमेंट में क्या किया, इशूइंग 2 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 एक्वायर्ड। पेमेंट कैश में नहीं किया है, पेमेंट शेयर्स में ही किया है। होल्डिंग कंपनी ने जो पेमेंट किया है ना, 8 लाख शेयर्स खरीदा है और उसका पेमेंट जो किया है, अरे उसका जो पेमेंट किया है वो कैसे किया है मैं बता देता हूं। पेमेंट में मैं 2 हेडिंग लिखूंगा। 5, क्या बोला है, इशूइंग 2 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 एक्वायर्ड। हेडिंग लिखने की जरूरत जगह नहीं है मेरे पास। 5 शेयर्स एक्वायर किया है तो इस पे 2 शेयर्स दिया है पेमेंट में। शेयर्स लेके पेमेंट कैश में नहीं, शेयर्स में दिया, अपने कंपनी के शेयर्स दे दिए। सो 5 एक्वायर करने पे 2 दिए हैं, लेकिन 5 नहीं, हमने तो 8 लाख एक्वायर किए हैं। हमने तो टोटल 8 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं। तो 8 लाख पे कितना,
8 lakhs into 2 divide by 5, it comes to 3,20,000 शेयर्स हमने पेमेंट में दिया है. 3,20,000 शेयर्स, अपने कंपनी के 3,20,000 शेयर्स दिए हैं. एक मिनट, उसकी प्राइस क्या चल रही है? द फेयर वैल्यू ऑफ सन लिमिटेड शेयर वॉज ₹4. सो जो सन लिमिटेड है उसने अपने कंपनी के शेयर्स दिए, और वो सन लिमिटेड के कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही थी ₹4 इंटू 4. सो 3,20,000 शेयर्स जो कि मार्केट में ₹4 के थे, तो टोटल 12,80,000 का पेमेंट कर दिया प्लूटो लिमिटेड को. अच्छा, प्लूटो लिमिटेड कंपनी के शेयर के क्या भाव चल रहे देख लो. द फेयर वैल्यू ऑफ प्लूटो लिमिटेड इज 1.40 पर शेयर. तो प्लूटो लिमिटेड जो सब्सिडरी कंपनी हमने परचेज की है ना, वो कंपनी का शेयर ₹1.40 का मार्केट में चल रहा है. द कॉस्ट ऑफ इश्यू वेर 5%. सी, कॉस्ट ऑफ इश्यू फ्लोटेशन कॉस्ट है, वो पीएनएल में जाएगा. कॉस्ट ऑफ इश्यू कहीं पे ऐड मत कर देना. ये हो गया. सन लिमिटेड incurred further legal professional expenses 1 lakh directly related to acquisition, बिजनेस कॉम्बिनेशन या कंसोलिडेशन पे. ये सारे जो खर्चे ये पीएनएल में राइट ऑफ होते हैं, इनको कहीं पे ऐड करने मत चले जाना. फिर आगे, द फेयर वैल्यूज ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ऑफ प्लूटो लिमिटेड वेर मेजर्ड एट 1.3 मिलियन. 1.3 मिलियन का मतलब हो गया 1,10,00,000 का है, तो 13 लाख रुपए का. Net assets on the date of acquisition of Pluto Limited subsidiary company का net assets है 1.3 million. It's nothing but 13 lakhs. तो तुम ही देखो, 13 lakhs के शेयर, 13 lakhs का net assets. अरे 13 lakhs का net assets, इसका अगर मैं निकालूं कितना परसेंट, 80%. इसका अगर 80% निकालूं मैं, 13 lakhs इंटू 80%, तो 10,40,000. 10,40,000 के नेट एसेट्स के लिए 12,80,000 का पेमेंट किया है. 12,80,000 का पेमेंट किया है. रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है. सन लिमिटेड इनिशियली मेजर्ड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन प्लूटो लिमिटेड एट फेयर वैल्यू. इस बार प्लूटो जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ना, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट करने का है. अरे फेयर वैल्यू का मतलब देखो, प्लूटो लिमिटेड कंपनी ने शेयर्स कितने में, शेयर्स का क्या भाव चल रहा है, 1.40 चल रहा है. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को नेट एसेट्स, जो भी नेट एसेट्स है उस पे अप्लाई कर देते 20%. लेकिन इस बार ऐसा नहीं, बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे. फेयर वैल्यू का मतलब है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के पास, तुम देख सकते हो ये 2 लाख शेयर्स है. 2 लाख शेयर्स, क्योंकि 8 लाख शेयर्स अगर अपने पास है, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के पास 2 लाख शेयर्स है प्लूटो लिमिटेड के. और प्लूटो लिमिटेड के शेयर की प्राइस चल रही है 1.40. सो 2 लाख शेयर्स 1.40 पे परचेस किया है. फेयर वैल्यू, उस दिन की जो फेयर वैल्यू चल रही थी, सो 2,80,000 रुपया, 2,80,000 रुपीज दे के खरीदा है. वैसे 13 lakhs का अगर 20% निकालू मैं, इफ आई कैलकुलेट 20% ऑफ दिस, सो 2,60,000 होता है. इट कम्स टू 2,60,000. 2,60,000 का नेट एसेट्स 2,80,000 में, मतलब दोनों ने ही ज्यादा पेमेंट किया है. 12,80,000 प्लस 280 कम्स टू 5,60,000. ये जो 5,60,000 है, 5 lakhs नहीं, 15,60,000
टोटल जो पेमेंट हुआ है वो 15,60,000 है। इसका मतलब है 2,60,000 इसमें दोनों का गुडविल है। होल्डिंग कंपनी ने तो 10,40,000 के एसेट के लिए, अरे होल्डिंग कंपनी ने 10,40,000 के नेट एसेट्स के लिए 12,80,000 दिया है, और दूसरी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ने 2,60,000 के नेट एसेट्स के लिए 2,80,000 दिया। तो 20,000 का तो गुडविल हो गया नॉन कंट्रोलिंग का, और बाकी जो गुडविल है 2,40,000 का वो होल्डिंग कंपनी का। इन शॉर्ट यहां पे हम लोग बोलेंगे फुल गुडविल। सो ये इंपॉर्टेंट था, ये जो नॉन कंट्रोलिंग वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट था। ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जो वैल्यूएशन था ना, बोला उसका वैल्यूएशन नेट एसेट्स पे नहीं करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू पे तो तभी होगा क्योंकि 2 लाख शेयर्स तो इनके पास भी है ना, और प्लूटो लिमिटेड जो कंपनी के शेयर्स खरीदे उनके वैल्यू 1.4 चल रही है। चलो दिस इज डन। बच्चों ये भी कॉपी करना पड़ेगा तुम लोगों को, यू हैव टू कॉपी दिस। नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 2 लाख शेयर्स जो लिखा है ना मैंने नीचे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे, ये 2 लाख किधर से आ गया? सो प्लूटो लिमिटेड के पास टोटल 10 लाख शेयर्स थे। प्लूटो लिमिटेड के पास टोटल 10 लाख शेयर्स है, जिसमें 80% के हिसाब से 8 लाख शेयर्स तो थे होल्डिंग कंपनी के पास, और 80% के हिसाब से अगर 8 लाख है तो 20% के हिसाब से 2 लाख होएगा वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के पास। हाँ, ये ऊपर वाला जो मैंने बनाया ना डब्बा, प्लीज कॉपी कर लो, खाली समझाने के लिए नहीं, बाद में अपने को सॉल्यूशन में रिफर भी करना है, सॉल्यूशन में रिफर करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे मैं तुमको बता दूं, सीए इंटर में माइनॉरिटी इंटरेस्ट सिर्फ एक ही तरीके से कैलकुलेट होता था, नेट एसेट्स पे माइनॉरिटी का परसेंटेज। पर सीए फाइनल में माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलते हैं, उसको दो तरीके से वैल्यू किया जाता है। एक तो नेट एसेट्स पे माइनॉरिटी का परसेंटेज अप्लाई कर लो, वहां पे तो अजम्पशन ये होता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने शेयर्स एट पार परचेज किए, तो तुम शेयर्स पे इंटू 100 रुपीज लिख दो या नेट एसेट्स पे परसेंटेज, इट इज वन एंड द सेम थिंग। और दूसरा होता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स विल परचेज एट हायर प्राइस, दैट इज एट द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स। उस दिन जिस दिन खरीदा था उस दिन जो फेयर वैल्यू चल रही थी। सो सीए फाइनल में ये दो पॉइंट है, सीए इंटर में तो सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट को नेट एसेट्स पे ही वैल्यू किया जाता है, बट यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट को दो तरीके से मेजर करने का तरीका है, एक नेट एसेट्स पे और दूसरा फेयर वैल्यू पे। इस बार हमने फेयर वैल्यू पे किया है। जब मैं कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड कराऊंगा तब मैं तुमको डिटेल में समझाऊंगा ये सब चीजें। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में अब मैं सेकेंड पार्ट ऑफ स्टेटमेंट पे चले जाऊंगा क्योंकि मैंने गुडविल आइडेंटिफाई कर लिया है। सो माय सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, पहले वाले पे मैंने पार्ट ए लिख दिया था, नाउ आई विल राइट पार्ट बी। स्टेटमेंट शोइंग इम्पेयरमेंट लॉस। प्रॉब्लम भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे प्रॉब्लम पढ़ेंगे, यहां तक हो गया मेरा प्रॉब्लम कंप्लीट। प्रॉब्लम अपने यहां तक कंप्लीट हो गया, अब इसके आगे पढ़ते हैं। They used to market value, they used the market value of Pluto Limited share for this purpose। वो हो गया अपना, जो हम लोग ने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ना वो प्लूटो लिमिटेड के मार्केट वैल्यू पे मेजर किया, क्योंकि उन्होंने बोला ये फेयर वैल्यू पे। नो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन ऑफ प्लूटो लिमिटेड वाज रिक्वायर्ड एट 31 मार्च X1 और X2।
सो हमने बिजनेस एक्वायर किया था 1 जुलाई X1 को, तो यहां से 31 मार्च X2 और 31 मार्च X3 तक कोई गुडविल का इंपेयरमेंट नहीं है। आगे आगे फिर उसके बाद आगे बोल रहे हैं, प्लूटो लिमिटेड कंप्राइजेस 3 कैश जनरेटिंग यूनिट्स ए बी सी। इनके पास 3 CGU है। When Pluto Limited was acquired, the directors of Sun Limited estimated goodwill arising on acquisition could reasonably be allocated to ABC on 2:2:1 basis. देख लो, 2:2:1 basis पे allocate हो सकता है। देख लो वापस से, Pluto Limited comprises of 3 CGUs and Pluto Limited was acquired. When Pluto Limited was acquired, the directors of Sun Limited estimated that goodwill arising on acquisition could reasonably be allocated to these CGUs on the basis of 2:2:1। तो ये एलोकेबल गुडविल है, 2:2:1 के रेशियो में एलोकेट हो जाएगा। एंड द कैरिंग वैल्यूज ऑफ नेट एसेट्स इन दिस कैश जनरेटिंग यूनिट्स एंड द रिकवरेबल अमाउंट्स आर एज फॉलोज। सीजीयूज के कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट दे रखे हैं 600, 550 और 450। ये तो कैरिंग अमाउंट है और ये उनके रिकवरेबल अमाउंट है। ये उनके रिकवरेबल अमाउंट है। सो अपन है ना कॉलमिनर बनाएंगे। एक काम करो, नेक्स्ट लाइन को क्लोज करो और हम 3 CGU का बनाएंगे। एबीसी एलोकेबल का केस है। कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ इम्पेयरमेंट, 3 कॉलम बनेगा। राइट हियर पर्टिकुलर्स, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ इम्पेयरमेंट, साथ में गुडविल को 2:2:1 में एलोकेट कर देंगे। गुडविल कितने का गुडविल है? 2,60,000 का गुडविल है। टू इज टू वन, and we say carrying amount including goodwill. This is carrying amount including goodwill less recoverable amount एंड वी गेट टोटल इम्पेयरमेंट लॉस, जिसको हम लोग पहले गुडविल का इम्पेयरमेंट बुक करने में यूज करेंगे और फिर इम्पेयरमेंट ऑफ अदर एसेट्स। टोटल इम्पेयरमेंट लॉस में से पहले इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल एडजस्ट हो जाएगा, हाँ इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, और फिर उसके बाद इम्पेयरमेंट ऑफ अदर एसेट्स। Impairment of goodwill and impairment of other assets. Draw 3 columns for 3 CGUs. For 3 CGUs, draw 3 columns. ये लो, CGU ABC, हाँ CGU ABC, carrying amount
बिफोर गुडविल 600, 550, 450. 600, 550 and 450, and recoverable amount 740, 650 and 400. 740, 740, 650 and 400. अच्छा, सब में हम लोग ने ना सारे जीरोस लिखे हैं, तो ये रुपीज इन थाउजेंड्स है. सो 600 का मतलब ये हो गया 6 lakhs. दिस इज 5,50,000 एंड दिस इज 4,50,000. जीरोस बढ़ा लो ना, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम हमने ऐसे ही किया हुआ है, हमने रुपीज इन थाउजेंड्स में नहीं किया है. चलो, गुडविल 2,60,000 का है. सो 1,04,000 and 52, ये हो जाएगा 1,04,000, क्योंकि डिवाइड बाय 5 आया 52. दिस इज ऑल्सो 1,04,000. So this comes to 7,04,000. This is 6,54,000. And this is 5,02,000. मेरे को फर्स्ट वाले में तो इम्पेयरमेंट लॉस दिखता ही नहीं है, क्योंकि 7,04,000 और रिकवरेबल अमाउंट इज 740. मेरे को सेकेंड वाले में 4,000 का इम्पेयरमेंट लॉस दिख रहा है, और थर्ड वाले में 1,02,000 का इम्पेयरमेंट लॉस है. चलो, ये 4,000 में से 4,000 का गुडविल इम्पेयर हो गया, अदर एसेट्स के लिए कुछ नहीं बचा. और यहां पे 52,000 का गुडविल इम्पेयर हो जाएगा, और अदर एसेट्स के लिए भी बचेगा 50,000. अदर एसेट्स का इम्पेयरमेंट भी 50,000 का बुक होगा. ये लो, दैट्स इट. रिकॉर्डिंग ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. इन शॉर्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख दो नीचे. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्लोज द फर्स्ट लाइन फॉर पर्टिकुलर्स, और उसके नीचे 3 लाइन हो. फर्दर 3 लाइन्स बिलो दैट. पहले साइड लिखोगे रिकॉर्डिंग ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, रिकॉर्डिंग ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, और दूसरे बाजू लिखोगे ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, recording of impairment loss and treatment of impairment loss. चलो, पहले recording of impairment loss. recording of impairment loss, impairment loss यही है. impairment loss ये है 1,06,000 का, जिसमें से गुडविल है 56 का, और CGOC का 50,000 का एसेट है. सो इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, impairment loss account debit 1,06,000 to goodwill
4 plus 52 is 56,000 and टू अदर एसेट्स, लेकिन अदर एसेट्स किसका? CGUC का। $50,000, क्योंकि ये फुल गुडविल है, ये फुल गुडविल है। देख लो यहाँ पे पूरे गुडविल का 80-20 दोनों बेयर करेंगे। होल्डिंग कंपनी बोलेगा कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट डेबिट 80% ऑफ दिस, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलेगा 20% ऑफ दिस, टू इम्पेयरमेंट लॉस। टू इम्पेयरमेंट लॉस 1,06,000 का 80%, 84,800, 84,800 and 21,200. ये लो 21,200. So this is all done. दिस इज ऑल डन। ये वाले प्रॉब्लम में खाली एक ही नया चेंज आया है कि हम लोग ने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पे रखा है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेयर वैल्यू, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फेयर वैल्यू पे। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखा है, स्टार मार्क करके रखा है। तुम लोग भी करके रखो, तुम लोग भी करके रखो और एक बार अच्छे से ये वाला प्रॉब्लम कर लेना, क्योंकि एक तो शेयर्स के बदले शेयर्स दिया है। सो ये प्रॉब्लम जब तक वापस से अपने आप से एक बार नहीं करोगे ना, तो तुम लोग आगे फिर इसको रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे। इट्स अ गुड क्वेश्चन ऑफ इम्पेयरमेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है इम्पेयरमेंट का। यस बच्चों, समझ में आया सब लोगों को? यस, टेल मी, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? हियर माय स्टैंडर्ड एंड्स, मेरा स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है इधर। I have completed one more accounting standard. और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी अभी मैं लास्ट फोल्डर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। जो तुमको कंप्लीट करना है, जस्ट आई चेक सब कुछ है क्या। अगर उसमें कुछ पार्ट मिसिंग है, अगर कंप्लीट रिवीजन वगैरह कुछ भी मिसिंग है, तो वो अभी बना लेंगे। Yes, when you go to day 7, you will get ICI question first. ICI क्वेश्चंस के टोटल 4 वीडियोस मिलेंगे तुमको, 4 लेक्चर्स है उसके। सेल्फ स्टडी क्वेश्चन का एक है, और फिर आएगा फुल रिवीजन। आफ्टर दैट फुल रिवीजन। सो दिस इज व्हाट इज इंक्लूडेड हियर। सो ये कंप्लीट करने का तुम लोगों को, यू हैव टू कंप्लीट दिस। आई हैव इंट्रोड्यूस, तुम्हारे कोर्स में मैंने इंक्लूड कर दिया है। नाउ आई हैव इंक्लूडेड। सो डे वाइज रिवीजन भी है इसके अंदर। यू विल फाइंड डे वाइज शॉर्ट वीडियोस, हर दिन का रिवीजन है, प्लस फुल रिवीजन है लास्ट डेट पे, पूरे स्टैंडर्ड का रिवीजन है, एज वेल एज ICI क्वेश्चन एंड सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस। ICI क्वेश्चंस और सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस, सो ये कंप्लीट करना है। इनिशियली आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग
new topic today, but I will not start. In fact, you got time, you start doing this. ये करना चालू करो क्योंकि ये कंप्लीट करने में भी टाइम लगता है. और मेरे नेक्स्ट क्लास के पहले पहले इम्पेयरमेंट का मैं कोई पेजेस नहीं बताने बैठूंगा. मेरे अगले क्लास के पहले तुम्हारा इम्पेयरमेंट का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, सेल्फ स्टडी, आईसीआई, फुल रिवीजन, ये तुम्हारा हो जाना चाहिए. सो अभी से तुम चालू कर दो कि कम से कम 2 घंटा अभी है तुम्हारे पास, और उसके बाद में आफ्टर इवनिंग, इसके बाद इवनिंग में करोगे. टुमारो यू हैव द होल डे, एंड देन यू विल मीट मी ऑन डे आफ्टर टुमारो, where I'm going to start a new accounting standard. I'll be starting a new accounting standard. अभी तक एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चल रहे हैं. अभी भी एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं हुए. नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल बाकी है. देन वी हैव बायोलॉजिकल एसेट्स, दैट इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, वो बाकी पड़ा हुआ है अभी तक. सो अभी तक एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लीट नहीं हुए. फिर एक इंडियस 116 है लीज, वो भी एसेट बेस्ड है, लेकिन वो तो टुवर्ड्स द एंड होगा. बट 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एसेट बेस्ड अभी हो जाएंगे. एक बार वो कंप्लीट हो गया तो एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर दूसरे स्टैंडर्ड्स पे चले जाएंगे. आफ्टर दैट वी विल शिफ्ट टू अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो दिस टॉपिक, अरे ये जो टॉपिक अपन ने अभी तक अपन ने जो कवरेज किया है ना, मैं बता देता हूँ टोटल अभी अपने अपने ये टॉपिक को मिला के आई हैव डन रोड मैप, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बोरोइंग कॉस्ट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल, इन्वेंट्री. ये मेरा 7th चैप्टर कंप्लीट हुआ है. दिस इज द 7th चैप्टर विच आई हैव कंप्लीटेड. बच्चों समझ में आया क्या सब लोगों को, जो लोग डे 1 से पूरा का पूरा अटेंड कर रहे हैं? और जिन्होंने नहीं किया प्लीज पीछे के लेक्चर्स कंप्लीट करना चालू कर दो. आई हैव टोल्ड यू परचेज अ 200 पेज बुक एंड स्टार्ट डूइंग इट. मेरा तो राउंड द क्लॉक 365 डेज लेक्चर्स चलते रहते हैं. बट भले ही तुमने लेट ज्वाइन किया, बड़ा वो रिकॉर्डिंग देके अप टू डेट हो जाओ ना. क्यों नेक्स्ट बैच के बिगिनिंग के लिए रुकना चाहते हो? नेक्स्ट बैच के बिगिनिंग में फिर उतना ही टाइम जाएगा, 1-1.5 महीना 2 महीना तुमको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा. अभी देख के खत्म करो, जितना जल्दी हो सकता है करो कंप्लीट. और जिनका राइट फ्रॉम बिगिनिंग है, अक्षय इज एट पार. अक्षय ने कंप्लीट कर लिया फटाफट देख देख के, एंड ही इज एट पार. सो मेरा एक एक करके टॉपिक कंप्लीट होते जा रहा है, याद रखना. ऐसा करते करते लास्ट टॉपिक भी आ जाएगा. लास्ट टॉपिक विल बी बिजनेस कॉम्बिनेशन विल बी लास्ट टॉपिक. सो दैट वे इट इज. अच्छा, वन मोर थिंग, tomorrow I'll be not tomorrow but next Friday I'll be meeting your AFM sir. मैंने बोला था AFM also we are starting here. So मैं next Friday को उनसे मिलने वाला हूँ, and उनसे डेट एक बार फिक्स हो जाएगी. After that I'll make the announcement so that we will provide you AFM and mostly audit also, full group 1. So पूरे group 1 के लिए तुमको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा. And all teachers are excellent teachers. All teachers are excellent teachers, and excellent teachers का मतलब है with more than 25 years experience. Now this year I am touching 25, so 25 years अब मेरे को भी हो गए, and all other teachers are also there who are more age than me. In fact, in industry they are for more time. In fact, more than 25 years or 30 years they are in the industry. So all are excellent teachers. और हम ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं हैं और कुछ नहीं है. बाकी हम लोग इंडस्ट्री में है. सोशल मीडिया तो हम जानते ही नहीं थे होता क्या है. कोविड के पहले तो जानते ही नहीं थे ये सोशल मीडिया होता क्या है. व्हाट इज यूट्यूब प्रेजेंस, व्हाट इज इंस्टाग्राम प्रेजेंस, ये तो हम जानते ही नहीं थे, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे, क्लासरूम में थे. उसके बाद हमको मालूम पड़ा कि शायद सोशल मीडिया पे भी रहना पड़ता है, क्योंकि कई बच्चे सीए फाइनल के लिए रेफरेंस पूछते तो बोलते हमने शर्मा सर का नाम नहीं सुना. क्यों नहीं सुना? क्योंकि सोशल मीडिया पे नहीं और कुछ नहीं. इंडस्ट्री में तो 25 साल हो गया. 1999 was the first year. 1999 was the first year. June 99 I started my lectures. सब पता चला कि यहाँ पे भी रहना पड़ता है. सो ऑल टीचर्स, जो मेरे टीचर्स हैं वो सारे के सारे क्लासरूम वाले टीचर्स हैं, जो क्लासरूम में कई सालों से है, क्लासरूम से इतने सालों में है. सो आई एम डेफिनेटली, वो बस मेरे को खाली डेट फिक्स करनी है.
सो तुम्हारा पूरा ग्रुप 1 साथ साथ में हो जाएगा, तुमको कहीं पे भागने की जरूरत नहीं है। और ग्रुप 1 के लिए क्योंकि मेरे को अच्छे टीचर्स मिले हैं, सो आई एम स्टार्टिंग। और ग्रुप 2 के लिए मेरे को जो सब्जेक्ट्स के प्रॉपर टीचर्स नहीं मिलेंगे, जैसे इतने साल हो गए, नाउ योर्स इज V13 बैच, इसका मतलब है इसके पहले मैं वर्चुअल पे 12 बैच पढ़ा चुका हूं फाइनल के। मैंने अभी तक दूसरे सब्जेक्ट्स लॉन्च नहीं किए। द रीजन वॉज मेरे को कोई प्रॉपर टीचर्स नहीं मिले थे। एंड आई कैनॉट इन CA फाइनल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ। सो यहाँ पे कोई भी सब स्टैंडर्ड फैकल्टीज को डाल के आई कैन नॉट प्ले विथ योर कैरियर। सो फुल ग्रुप 1 का कंप्लीट ग्रुप 1 आई एम गोइंग टू प्रोवाइड हियर एट वेदांता एकेडमी। AFM का मैं नेक्स्ट फ्राइडे आई हैव अ मीटिंग एंड आई विल फाइनलाइज फ्रॉम व्हेन द लेक्चर्स विल स्टार्ट। सर हैज टोल्ड मी दैट ही विल बी टेकिंग 2 days इन अ वीक, 2 days इन अ वीक। तो वो 2 days को मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि एक संडे हो जाएगा, जैसे संडे को मैंने 3 सेशन बोले हैं ना, तो उसमें से मैं एक सेशन ले लूंगा और 2 सेशन सर को दे दूंगा, बिकॉज मैं आपके वीकडेज में भी ले रहा हूं, और एक आपके वीकडेज का एक डे कर दूंगा। मेरा अभी 4 days चल रहा है जिसमें संडे में मैं ज्यादा सेशंस ले रहा हूं। सो संडे का एक सेशन एक पार्ट मैं लूंगा और 2 पार्ट सर को दे दूंगा, AFM वाले सर को। एंड माइट बी सैटरडे, ऐसा कोई एक डे। तो तुम्हारे तो 4 दिन ही लेक्चर चलेंगे, लेकिन सब्जेक्ट 2 शुरू हो जाएगा। और ये दोनों सब्जेक्ट लगभग साथ में खत्म होएगा, बिकॉज FR इज अ लेंथी सब्जेक्ट एंड AFM थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है। तो FR के लिए अगर मेरे 3 दिन के लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि फिर एक दिन AFM के लिए चला जाएगा, तो FR के लिए अगर 3 दिन लग रहा है और AFM के लिए 2 दिन लग रहा है, तो भी लगभग दोनों सेम टाइम पे खत्म होंगे। एट द सेम टाइम यू विल बी रेडी विद 2 सब्जेक्ट्स। और फिर उसके बाद ऑडिट शुरू करेंगे, और ऑडिट डेली बेसिस नहीं, ऑडिट वीक में 2 और 3 लेक्चर्स, मोस्टली 2 लेक्चर्स और 3 लेक्चर्स, क्योंकि ऑडिट थियरी है, पढ़ने को भी टाइम जाता है। और अब तो मैंने थियरी में भी एक तरीका निकाला हुआ है, विच आई एम यूजिंग इन फाउंडेशन एंड इंटर। फाउंडेशन और इंटर में मैं यूज कर रहा हूं, इन माई क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस में मैं यूज कर रहा हूं। By the way, I have started my own classes. You people know it or not? I don't know. I have started face-to-face classes. I don't think you people know it. Anyways, so I am doing this in face-to-face lectures. I am giving, जैसे ही तुम्हारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं दिन के 5 क्वेश्चंस पढ़ के लिखने का काम देता हूं। दिन के 5 क्वेश्चंस पढ़ो और लिख लो और सबमिट कर दो असाइनमेंट। अरे 5-5 क्वेश्चन पढ़ के लिखने का मतलब है वो याद हो जाना, लेकिन पूरा सब्जेक्ट एक साथ नहीं हो सकता है। महक, शी हैज फेस्ड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन ऑडिट सब्जेक्ट एंड थियरीज। सो नाउ दिस इज द वे आउट। when your subject will start, theory subject like audit will start on daily basis। जैसे ही तुम्हारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा, वो टॉपिक का 5-5 क्वेश्चन दिया रहेगा डेली बेसिस पे। ऑन डेली बेसिस यू हैव टू लर्न, फर्स्ट you have to read, make it perfect, learn, and you have to write and submit the assignment. So that way you will be able to complete, अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। और तुमको सब्जेक्ट याद रहेगा क्योंकि लिखा हुआ रहेगा, और 5-5 क्वेश्चन हैवी नहीं होता है। और 5-5 क्वेश्चन करने का मतलब है 5 एक दिन का, 3 दिन का 15, 6 दिन का 30 क्वेश्चन, 6 दिन का 30 क्वेश्चन, 10 दिन, अरे 6 दिन का 30 क्वेश्चन, 10 दिन में 50 क्वेश्चन, 10 दिन में 50 क्वेश्चन, 20 दिन में 100। अरे कब तुम्हारे 300-400 क्वेश्चंस लिख के हो जाते हैं मालूम नहीं पड़ता है, लिख के हो जाते हैं मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है ना? चलो, सो आई हैव अपलोडेड द लेक्चर्स, कंप्लीट दिस एंड मीट मी ऑन नेक्स्ट क्लास ऑन सैटरडे। नेक्स्ट क्लास आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक, एक नया टॉपिक शुरू कर देंगे। अगेन इट्स एन एसेट बेस्ड। आई विल बी स्टार्टिंग मोस्टली नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, और आई मे स्टार्ट विद बायोलॉजिकल एसेट। दोनों में से कोई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में शुरू करूंगा। एंड कीप रिवाइजिंग, रिवीजन करते रहो। जो मैं करवा रहा हूं रिवीजन करते रहो, रिवीजन होते रहना चाहिए।
Chalo, bye bye all of you. You all can leave, and by next Friday I'll be making announcement for the dates of AFM. Bye bye. Now Asit Shetty, please attend lectures regularly. Lectures regularly attend karo. Chalo, you can leave and complete the lectures.